नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। विजय तिलक में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, दिल्ली में तय होगी यूपी की नई सरकार की पूरी रूपरेखा। आज दिल्ली पहुंच सकते हैं योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है। भाजपा की ऐतिहासिक जीत पर होगी बड़ी बैठक और बैठक में तय होगी सरकार के शपथ ग्रहण की पूरी रूपरेखा। शुक्रवार को सीएम योगी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया और जिसके बाद से अब नई सरकार के गठन की तैयारी भाजपा में तेज हो गई है और इसी को लेकर आज शाम को या कल ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो सकती है और इस बैठक में शामिल होने के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच सकते हैं। और माना यह भी जा रहा है कि इस बैठक में सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर मंत्रियों के नाम तय होंगे और साथ ही साथ सरकार के प्राथमिक एजेंडे को लेकर भी मंथन होगा। अब जब पहले तो सरकार के गठन को लेकर यह मंथन हो रहा है, सरकार का पूरा स्वरूप किस तरीके का होगा, पूरा मंत्रिमंडल किस तरीके का होगा, इसी को लेकर एक बड़ी बैठक खबर यह है कि दिल्ली में हो सकती है आज शाम को या फिर कल। और फिर सरकार जब आगे बढ़ेगी, नया स्वरूप तैयार हो जाएगा, उसके बाद सरकार के प्राथमिक एजेंडे क्या कुछ रहेंगे इस पर भी मंथन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी है और ये कहा जा रहा है कि इसीलिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच सकते हैं। और इसी पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से शैलेश और दिल्ली से अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख करते हैं अविनाश का। अविनाश, क्या जानकारी है आज की इस बैठक को लेकर? ये बैठक आज होगी या फिर कल, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अगर बात करें तो संभावना ये बैठक कल होने की है कि चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तीनों की अगर बात करें तो अपने अन्य कार्यक्रमों में वो दिल्ली से बाहर है। आज शाम तक सभी तीनों नेता, शीर्ष तीनों नेता दिल्ली वापस आ जाएंगे, जिसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंच सकते हैं और यहाँ पे फिर ये बैठक की जा सकती है। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का गठन किया जाए, मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को शामिल किया जाए और अगले 50 या 100 दिन के एजेंडे क्या होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी के, इसको लेकर के काफी महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी को यहाँ पे अलर्ट कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था उनकी जो है उसको चाक चौबंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के आने का हालांकि अभी तक कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं हुआ है, लेकिन एक एहतियात तौर पे यहाँ पे तमाम सारी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको अलर्ट पे रखा गया है। चूंकि मुख्यमंत्री आज देर शाम भी दिल्ली आ सकते हैं या फिर कल वो दिल्ली पहुंचकर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करके ये बैठक की जा सकती है। लेकिन अभी तक दिल्ली आने के मुख्यमंत्री का कोई भी प्लान नहीं बना है और ना ही उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ है। चूंकि दिल्ली में जो 3 बड़े नेता हैं शीर्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो तीनों दिल्ली से बाहर हैं, तो लिहाजा इंतजार हो रहा है कि बीजेपी के तीनों बड़े नेता दिल्ली वापस आएं, जिसके बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी उत्तर प्रदेश के जितने संगठन के नेता हैं वो दिल्ली आएं और इसके बाद फिर एक बैठक की जाए जिसमें तमाम सारे आगे के निर्णय लिए जाएंगे। चलिए ठीक है, तीनों ही शीर्ष के जो नेता हैं वो इस वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं हैं, दिल्ली से बाहर हैं। जैसे ही दिल्ली में वापस आएंगे, आप कह रहे हैं अविनाश की संभवतया ये बैठक जो है वो कल हो सकती है। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, आज खबर ये है कि जिन्होंने सरकार की इस ऐतिहासिक वापसी करवाई, उन पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से भी सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात आज कर सकते हैं। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री जो हैं जब से परिणाम आए हैं उसके बाद से जो उनके सहयोगी रहे हैं, जिन लोगों की भूमिका चुनाव में रही है, उन सभी का कह सकते हैं अभिवादन कर रहे हैं लगातार। अगर बात करें तो कल मुख्यमंत्री ने जितने भी मंत्री थे उनको अपने आवास पर शाम के वक्त बुलाया था और उनके साथ में एक बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो मुख्यमंत्री आवास के कर्मचारी थे उनको लंच दिया, उनको वहाँ पर उपहार दिए गए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आज जो संगठन के लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, इसके अलावा जो लोग चुनाव प्रबंधन में लगे थे, भाजपा के जो प्रदेश के मंत्री हैं, महामंत्री हैं, ये सभी लोग आज मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और यहाँ पर उन लोगों के साथ में एक संवाद होगा मुख्यमंत्री का। लगभग 150 लोगों के पहुँचने की बात फिलहाल सामने आ रही है और वहाँ पर जो संवाद होगा उस संवाद में मुख्यमंत्री अपना संबोधन भी देंगे, जाहिर सी बात है सबको धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे और उसके बाद में दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर ही सभी लोगों के साथ में लंच भी करेंगे। इसके अलावा देखिए, क्योंकि राजनीतिक मुलाकात है और निश्चित रूप से इसमें तमाम जो चुनावी पहलू हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय है, जिस पर ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी चर्चा होगी, तो वो ये कि अब देखिए कहीं ना कहीं आगे मंत्रिमंडल का गठन होना है, तो इसको लेकर भी तमाम ऐसे
नाम है जिन पर मंथन करना होगा कि आखिर किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए। वैसे तो ये फैसला देखिए भाजपा क्योंकि काडर बेस पार्टी है शीर्ष नेतृत्व करेगा, लेकिन जो सुझाव होंगे वो क्योंकि एक संगठन है तो उसमें एक प्रोटोकॉल के तहत प्रदेश से वो नाम भी जाने, तो जाहिर सी बात है जब इतने लोग होंगे वहाँ पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन इसी बीच बताया जा रहा है कि संभव है कि जब प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन सुनील बंसल, मुख्यमंत्री योगी, तो जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ में अलग से वार्ता भी हो सकती है, वहाँ पर इन नामों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन किस तरह से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस तरह से चर्चा रहेगी, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। 12 बजे का वक्त दिया गया है सभी लोगों को मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ पर जिस समय मुख्यमंत्री अपना संबोधन करेंगे। और इस समय अगर बात करें देखिए तो निश्चित रूप से जीत का जो जश्न है वो चाहे मुख्यमंत्री आवास हो चाहे प्रदेश कार्यालय, सभी जगह देखने को मिल रहा है। और अभी देखिए सुबह का वक्त है जो मैं देख पा रही हूँ, वहाँ की तस्वीरें भी जरा दिखाइए। कोई हलचल है क्या? कोई अभी वहाँ पर पहुंचा पदाधिकारी बड़ा, कोई वहाँ पर आया इस वक्त? बिल्कुल, देखिए यहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ की अगर बात करें तो सुबह सुबह ही जो पूर्व सांसद राज्यसभा सांसद रहे नरेश अग्रवाल वो यहाँ पर आ चुके हैं और अंदर गए हुए हैं महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मुलाकात के लिए। हालांकि अब से कुछ देर पहले तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, वो इंतज़ार कर रहे थे अंदर। इसके ये आप गाड़ियाँ जो लगी देख रही हैं सब नेताओं की गाड़ियाँ हैं जो सुबह सुबह ही यहाँ पर आने लगे हैं। इसके अलावा अभी मैनपुरी और आगरा क्षेत्र से भी कुछ लोग जो हैं नेता जो हैं यहाँ मिलने आए हैं, जिसमें प्रत्याशी भी हैं, जो जीते विधायक हैं वो भी हैं, यहाँ पर एक पूर्व मंत्री भी हैं। तो ये लोग भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और देखिए अब क्योंकि मंत्रिमंडल बनना है तो ऐसे में हर कोई इस जुगत में भी कहीं ना कहीं लगा है कि किसी तरह से उसको मौका मिल जाए मंत्रिमंडल में, योगी सरकार पार्ट 2 में वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। देखिए हर कोई इस जुगत में लगा है, इसलिए अपनी अपनी अप्रोच कर रहा है, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। अगर हम बात करें तो देखिए अभी एक और तस्वीर दिखाते हैं फिर से, कुछ लोग आप जाते हुए देख सकते हैं। मतलब सुबह का वक्त है और लोगों का जो मूवमेंट है वो सीधे लगातार यहीं पर चल रहा है भाजपा कार्यालय में। हर कोई जो है वो एक बार प्रदेश के पदाधिकारियों से, खासतौर पर महामंत्री संगठन सुनील बंसल से मिलना चाहता है, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाना चाहता है। जब नरेश अग्रवाल आए तो हमने देखा उनके हाथ में भी एक कागज़ था। तो देखिए हर कोई अपनी अपनी कह सकते हैं फील्डिंग में लगा हुआ है यहाँ पर। इसके पहले अगर बात करें जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, उनके आवास पर भी सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो जाता है। ठीक है शैलेश, देखिए संगठन महामंत्री सुनील बंसल की मौजूदगी वहां पर है और तमाम जो पदाधिकारी आ भी रहे हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे और बातचीत करेंगे। ठीक है, आप दोनों ही रहिए हमारे साथ। शैलेश ने बहुत बड़ी खबर ये दी है कि पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल पहुंचे भाजपा कार्यालय लखनऊ और सुनील बंसल से मिलने के लिए पहुंचे नरेश अग्रवाल। अब देखिए मंत्रिमंडल में क्या भूमिका उनकी रहेगी, इसी के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है। नरेश अग्रवाल को भी क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये बड़ी खबर आपके सामने। पूर्व सांसद है नरेश अग्रवाल जो पहुंचे हैं भाजपा मुख्यालय। और शैलेश और अविनाश आप तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे थे। अविनाश दिल्ली से और शैलेश लखनऊ से। आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, लगातार नजर बनाए रखेगा। दोनों ही खबरों पर कोई भी अपडेट होगा तो आपके पास लौट करके आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा ने 273 सीट जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि जो आज तक नहीं हो पाया वो भाजपा ने यूपी में कर दिखाया है। लेकिन आज हम आपको वो 5 फैक्टर बताएंगे जिसने यूपी चुनाव में विपक्ष के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया है और हवा का रुख भाजपा की तरफ मोड़ दिया है। देखिए, जीत गई जनता, जीते हैं योगी, योगी और मोदी बहुत उपयोगी। योगी फिर से आ गए हैं, आ गए और छा गए हैं। राम राज्य की करो तैयारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ गए फिर भगवाधारी, आ चुके हैं भगवाधारी। प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। भाजपा की पिच पर विपक्ष हुआ हिट विकेट। लॉ एंड ऑर्डर और फ्री राशन बन गया जीत का शौशन। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग जीतकर भाजपा ने साफ कर दिया है, यूपी में अभी किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। भाजपा की आंधी के आगे विपक्ष के सारे मुद्दे हवा हो गए और जो पिच भाजपा ने सेट की उस पर उसके सारे मुद्दे हिट हो गए। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, जिसने भाजपा का परचम लहरा दिया।
सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर अमित शाह और पीएम मोदी तक चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जिक्र करते नजर आए थे। इन लोगों ने यूपी को लूटा, दिन रात लूटा और यहां के लोगों को अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं के हवाले कर दिया। ये अतीक अहमद के सपा बसपा में बड़े जलवे थे या नहीं थे? थे या नहीं थे? ये आजम खान की तुती बोलती थी या नहीं बोलती थी? ये मुख्तार अंसारी सबको परेशान करते थे या नहीं करते थे? आज कहां है? जोर से बोलो कहां है? जोर से बोलो कहां है? अखिलेश की सरकार गलती से भी ला दी तो जेल में रहेंगे क्या? आज मैं आपसे कह सकता हूं, इन 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं है। कानून का राज महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी जैसा लगा, क्योंकि भाजपा की जीत में जितना योगदान महिलाओं का है उतना किसी और का नहीं रहा। दूसरा मुद्दा फ्री राशन का था, जिसने वोट को नमक के तराजू पर खड़ा कर साफ कर दिया कि राशन ही शासन है। खुद सीएम योगी कई मंच से कहते नजर आए, उनकी सरकार ने यूपी के करोड़ों लोगों को बिना भेदभाव के राशन दिया। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज हो, फ्री में वैक्सीन हो और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है तो डबल डोज राशन भी प्राप्त हो रहा है ना? हो रहा है। 5 साल पहले बिजली मिलती थी, आज तो बिजली मिल रही है ना? जब बात वोट देने की आई तो लाभार्थियों ने जमकर भाजपा को वोट दिया। इसके अलावा सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का असर भी खूब हुआ। कोरोना काल से लेकर अभी तक मोदी योगी सरकार की योजनाओं के तहत गरीब लोगों को फ्री में अनाज बांटा गया। फ्री अनाज लेने वाले ये लाभार्थी वर्ग सबसे ज्यादा साइलेंट रहा, लेकिन वोट की चोट से सबको चौंका दिया। वहीं तीसरा फैक्टर फ्री आवास का रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। सरकारी स्कीम के लाभार्थी वोटर भाजपा के लिए सियासी तौर पर संजीवनी साबित हुए। चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो योगी मोदी का चेहरा। यूपी में भाजपा योगी मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में उतरी, जिसके जादू के आगे विपक्ष का कोई सियासी हथियार नहीं चला। चुनावी सभाओं से डबल इंजन की सरकार का भी जमकर जिक्र हुआ। पीएम मोदी और योगी की साथ वाली तस्वीर ने जनता में भरोसा पैदा किया, जो विपक्ष नहीं कर पाया। वहीं 5वां फैक्टर हिंदुत्व का एजेंडा था। 273 सीटों पर बम्पर जीत ने ये बात साबित कर दी कि भाजपा का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद एजेंडा सफल रहा। इन दोनों भावनात्मक मुद्दों के आगे महंगाई, कोरोना, आवारा पशु, बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दे नहीं टिक पाए, जिन्हें विपक्ष उठाकर भाजपा को चुनाव में घेरना चाहता था। लेकिन भाजपा पूरे चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे को सियासी धार देती रही। पश्चिमी यूपी में पलायन और मुजफ्फरनगर दंगे को उठाया तो अवध के क्षेत्र में राम मंदिर और आतंकवाद के मुद्दे को धार दी। पूर्वांचल में भी इसी तरह हिंदुत्व के मुद्दे के इर्द गिर्द पूरे चुनाव को रखा, जिसका बड़ा सियासी फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत की हम लगातार बात कर रहे हैं। 2022 के चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। कई वजहों से ऐसा होगा। जब भी सियासी अतीत के पन्ने पलटे जाएंगे तो इस इलेक्शन की हर खास बात की चर्चा होगी। इसने कई मिथकों को तोड़ा तो कई अनुमानों और अटकलों को भी ध्वस्त कर दिया। चुनावी मुकाबले का अंदाज देखकर इसे कांटे का संघर्ष बताया जा रहा था, लेकिन भाजपा का विजय रथ चुनावी रेस में काफी आगे निकल गया।
नतीजे पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने जनता को अपनी सीटें 2.5 गुनी बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया और साथ ही अपने वोट प्रतिशत में 1.5 गुना इजाफे के लिए भी जनता को शुक्रिया कहा। के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, और फिर से 27 में योगी जी, आई है 22 में योगी जी, 27 में भी योगी जी। भाजपा की महाविजय को अगर आंकड़ों में समझें तो सपा के मुकाबले यूपी के चारों इलाकों को लेकर इसकी कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है। पश्चिमी यूपी के जिस किले को दोबारा जीतना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा था, वहां वैसा मुकाबला नजर ही नहीं आया। भाजपा यहां सपा से काफी आगे रही। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में से भाजपा गठबंधन ने 93 सीटें जीती तो सपा गठबंधन के खाते में सिर्फ 43 सीटें गई। अवध की 118 में से भाजपा गठबंधन ने 87 और सपा गठबंधन ने 31 सीटों पर परचम लहराया। बुंदेलखंड की 19 सीटों पर पिछली बार भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। इस बार स्थिति अलग रही। यहाँ भाजपा गठबंधन ने 16 सीटें जीती तो सपा गठबंधन की झोली में सिर्फ 3 सीटें गई। अगर पूर्वांचल के महामुकाबले की बात करें तो जातीय गोलबंदी के बाहुबली समीकरण के दम पर यहां सपा ने भाजपा को जबरदस्त टक्कर दी।